नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड की तमाम खबरें। प्रदेश की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और फैसले के तहत अब प्रदेश में जो भी बाहरी व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए सोच रहा है उसके लिए अब उसे कई चीजों से गुजरना होगा। अब हर बाहरी व्यक्ति का जो प्रदेश में जमीन खरीदना चाहता है उसका सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जाएगा और वो किस पर्पस के लिए जमीन खरीद रहा है ये भी देखा जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत बीजेपी ने किया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में लैंड जिहाद बढ़ रहा है उससे रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार अब और आगे की तरफ बढ़ रही है। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद जिसमें प्रदेश सरकार ने कहा कि उस हर व्यक्ति को जो कि बाहरी होगा उसी का सत्यापन होगा। तो अब बाहरी लोगों के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदना इतना आसान नहीं होगा। प्रदेश की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार की तरफ से और हमारे सहयोगी आलोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला इस दौरान लिया गया है। आलोक, क्योंकि अगर देखें तो उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब बाहरी लोगों के लिए इतना आसान नहीं हो पाएगा और अगर बाहरी लोग उत्तराखंड में जमीन खरीदते भी हैं तो इसको लेकर सीएम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनका सत्यापन होगा, किस पर्पस की वजह से वो उत्तराखंड के भीतर जमीन खरीद रहे हैं ये भी देखा जाएगा। एक बड़ा निर्देश इस दौरान दिया गया है धामी की तरफ से। क्या कुछ और चीजें इसमें ऐड की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीते रविवार की अगर हम बात करते हैं तो बीते रविवार को एक व्यक्ति को गोली मारकर कर दी गई थी, जिसके बाद से आज जिला प्रशासन शासन का हड़कंप मच गया है। कहीं ना कहीं देहरादून में इस प्रकार की घटनाएं कम होती हैं, तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया था और ये इस पूरे मामले में ये निकलकर सामने आया था कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी वो उत्तराखंड का नहीं था, जबकि वो उत्तराखंड के बाहरी राज्य से कहीं से आया था और उत्तराखंड में आकर बसा था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से ये समीक्षा बैठक की है, सभी संबंधित अधिकारियों से ये समीक्षा बैठक की है कि जो भी इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि उत्तराखंड में जमीन लेते हैं उनको उनका बैकग्राउंड जरूर चेक किया जाए एक बार कि कहीं वो आपराधिक प्रवृत्ति के तो नहीं या उत्तराखंड में अपराधों को बढ़ावा देने का काम तो नहीं करेंगे। साथ ही साथ इनका सत्यापन भी किया जाए। इसी क्रम में आज भी हमें देखने को मिला है कि सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा किया गया डोभाल चौक के आसपास और लगभग 4,40,000 का जुर्माना जो है पुलिस द्वारा वसूला गया है ऐसे मकान मालिकों पे जिनके किराएदारों का उन्होंने सत्यापन नहीं कराया है। साथ ही साथ कुछ संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा था और उन्हें भी थाने ले जाकर पूछताछ की थी, जिसके बाद उनका भी सत्यापन करवाया था। तो पुलिस ने सत्यापन अभियान एक बार फिर से तेज कर दिया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस हद तक ये कामयाब साबित होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आलोक, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बाहरी लोगों की जमीन खरीदने का जो सिलसिला है वो हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा कि तेजी के साथ बढ़ा। बस उसके लिए पैसे होने चाहिए, आपका रिकॉर्ड क्या कुछ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इसको लेकर भी सूबे के मुख्यमंत्री काफी सख्त हो गए हैं, क्योंकि अगर कोई जमीन खरीदता है तो उसका आपराधिक इतिहास भी देखा जाएगा, आपराधिक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा और ऐसे लोगों को उत्तराखंड के भीतर कोई जमीन नहीं मिलेगी। जी, जैसे मैंने आपको बताया भी कि साफ तौर पर सीएम ने निर्देशित किया है संबंधित अधिकारियों को और पुलिस विभाग को कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आता है उसका सत्यापन किया जाए, उसका बैकग्राउंड ठीक तरीके से चेक किया जाए। यदि वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तो उसको जमीन उत्तराखंड में ना दी जाए ताकि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो क्राइम रेट है उस पर कंट्रोल हो सके। जी बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि सीएम धामी की तरफ से तो ये फैसला लिया गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है और इसके साथ ही स्थानीय लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, इस फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, वैसे तो अभी कोई ऐसी खास स्थानीय निवासियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि कांग्रेस इस पर भी सवाल खड़ी कर रही है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जब कोई ऐसा मामला होता है तभी मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं और ये भी एक जुमले की तरह ही है। सिर्फ बैकग्राउंड चेक करने की बात की जा रही है, ये बात नहीं कही गई है कि क्या उनको जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी या क्या कुछ कंडीशंस ऐसी रखी गई हैं जिसकी वजह से
बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर जमीन मिल सकती है। साथ ही साथ जो मूल निवास के लिए अधिकार के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो भी इस मामले के खिलाफ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जमीन की खरीद बाहरी लोगों के लिए बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाए और जो मूल निवासी हैं उनको ही यहाँ पर जमीन आवंटित की जाए। अब फिलहाल सरकार ने जो ये फैसला लिया है किस हद तक कामयाब साबित होता है और कितना सफल साबित होता है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन विपक्षी दल जो है लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और आम जनता इस पर अभी तक कोई खासा प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिल्कुल, लेकिन अभी जो फिलहाल निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से वो निर्देश काफी कड़े हैं और ऐसे में अब अधिकारी भी कितना पालन करते हैं, किस तरीके से वेरीफाई करेंगे तमाम लोग जो जमीन लेने के लिए उत्तराखंड का रुख करते हैं, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आलोक। और उधर थाना रायपुर पुलिस ने पीएससी बल के साथ थाना क्षेत्र में निवासरत बाहरी व्यक्तियों इसके साथ ही किराएदारों के सत्यापन के लिए सत्यापन अभियान चलाया है। अभियान के दौरान रायपुर पुलिस ने पीएससी बल के साथ अलग अलग टीमों का गठन कर थाना क्षेत्र के लोअर नेहरू ग्राम, डोभाल चौक और इसके साथ ही सिद्ध विहार में निवासरत बाहरी व्यक्तियों और किराएदारों के सत्यापन किए हैं। इस दौरान किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 42 मकान मालिकों के विरुद्ध 83 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान की कार्रवाई करते हुए 4,20,000 रुपए का जुर्माना किया गया और 55 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध 81 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई है। मौके पर कोई वैध दस्तावेज न दिखा पाने वाले 22 व्यक्तियों को थाने लाया गया, जिनके सत्यापन की कार्रवाई की गई। तो आपको बता दें कि इस दौरान देहरादून के थाना रायपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने पीएससी बल के साथ थाना क्षेत्र में निवासरत बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों के सत्यापन के लिए सत्यापन अभियान चलाया हुआ है। अभियान के दौरान रायपुर पुलिस ने पीएससी बल के साथ अलग अलग टीमों का गठन किया और थाना क्षेत्र के लोअर नेहरू ग्राम, डोभाल चौक और इसके साथ ही सिद्ध विहार में निवासरत बाहरी व्यक्तियों और किराएदारों के सत्यापन किए गए हैं। हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। आलोक, क्योंकि जो सत्यापन की अगर बात हम इससे पहले भी यहाँ पर कर रहे थे कि अगर कोई जमीन खरीदता है उत्तराखंड के भीतर तो पहले उसका सत्यापन कराया जाएगा, तमाम जो कागजात हैं उसके वेरिफिकेशन कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी, लेकिन जो लोग किराए पर रह रहे हैं उत्तराखंड के भीतर, विशेष तौर पर देहरादून के आसपास, ऐसे किराएदारों के सत्यापन किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी अभी तक इसको लेकर आपके पास? देखिए, जिसको मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे उसके हिसाब से पुलिस विभाग भी अपने पता के साथ काम कर रहा है। नेहरू ग्राम और जो डोभाल चौक है उसके आसपास मकानों के सत्यापन की अभियान फिलहाल पुलिस विभाग द्वारा चलाए गए। तो इस अभियान में ये निकलकर सामने आया कि कई मकान मालिकों द्वारा अपने किराएदारों के सत्यापन नहीं कराए गए हैं, जो कि गैर कानूनी भी एक तरीके से, क्योंकि पुलिस विभाग पहले ही लोगों को नोटिस दे चुका है कि सत्यापन जरूर करवाएं। इसी क्रम में जो है जब सत्यापन अभियान की शुरुआत हुई तो उसमें ये देखा गया कि लगभग 4,20,000 तक का जुर्माना जो है ऐसे मकान मालिकों से वसूला गया है जिन्होंने अपने किराएदारों के सत्यापन नहीं करवाए हैं। साथ ही साथ 55 जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको भी चिन्हित किया गया, उनको किराएदारों को चिन्हित किया गया और 22 लोगों को थाने लेकर आया गया है, जिनके सत्यापन फिलहाल पुलिस ने करवाए हैं। तो पुलिस विभाग का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के अभियान जो है आगे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार पूरे देहरादून में सत्यापन अभियान को तेजी से उसकी शुरुआत करनी है। तो फिलहाल यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है, इस क्षेत्र से आगे भी पूरे देहरादून में देखने को मिलेगा और जो बाहरी लोग यहाँ पर रहते हैं उनके खासतौर पर उन पर कड़ी निगरानी पुलिस विभाग की ओर से रखी जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि क्या उनका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है। जी, मतलब कुल मिलाकर बाहरी लोग जहां जमीन अगर खरीदते हैं तो उनके लिए तो अभी मुश्किल है ही, लेकिन जो बाहरी लोग उत्तराखंड में रह भी रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल है, क्योंकि तमाम चीजें इस दौरान उनको वेरीफाई करानी होंगी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि 55 संदिग्ध व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिन पर एक तरीके से चालानी कार्रवाई भी की गई है, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। संदिग्ध व्यक्ति ऐसे थे जो कई वक्त से देहरादून में रह रहे हैं, जबकि इनके पास कोई ठोस डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि कहां से ये आए थे और कितने वक्त से ये देहरादून में रह रहे हैं, कब से ये देहरादून में अपना कामकाज कर रहे हैं, इसका ये अभी तक जानकारी नहीं दे पाए हैं। तो इन 55 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई की गई और उनका एक नोटिस दिया गया है कि जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेश करें ताकि पुलिस जो है इनको वेरीफाई कर सके।
तो फिलहाल देखना यही होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सत्यापन अभियान किस हद तक जाता है और कितना सफल साबित होता है, ये आने वाले वक्त ही बताएगा। जी ऋषि। जी आलोक बने रहिए हमारे साथ, तो कुछ और खबरों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अगली खबर चमोली जिले की है, जहां बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत के समर्थन में गोपेश्वर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि जो व्यक्ति अपने आप को विकास पुरुष बता रहा है और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रहा है, वो सभी कांग्रेस सरकार में है। आज बीजेपी में जाकर राजेंद्र भंडारी इन सभी कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन वो विकास पुरुष भूल रहे हैं कि सब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की ही देन है। वहीं हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की उन्होंने अपील भी की। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के समर्थन में गोपेश्वर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत, जिन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने आप को विकास पुरुष बता रहा है और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रहा है, वो सभी कांग्रेस सरकार में है। आज बीजेपी में जाकर राजेंद्र भंडारी इन सब कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी आलोक लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक, एक बार फिर निशाना साधते हुए नजर आए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत राजेंद्र भंडारी पर। को उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीट्स पर उपचुनाव होने हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर। तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट पे जो सीटिंग एमएलए थे राजेंद्र भंडारी, वो कांग्रेस की तरफ से थे। हालांकि बीच में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अब भाजपा के टिकट से ही वो उपचुनाव लड़ रहे हैं बद्रीनाथ विधानसभा से। तो इस क्रम में जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गोपेश्वर पहुंचे थे, लखपत बुटोला जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका प्रचार प्रसार करने। हालांकि हरीश रावत ने राजेंद्र भंडारी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि कभी वो कांग्रेस की सरकार में हुआ करते थे, कांग्रेस में हुआ करते थे, और ये जो तमाम विकास कार्य बद्रीनाथ में हुए वो कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए हैं। हालांकि अब राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद और भाजपा को ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने हरीश रावत ने इसे एक छल बताया है और आम जनता से अपील की है, बद्रीनाथ की जनता से अपील की है कि आने वाले उपचुनाव में लखपत बुटोला जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको वोट देने का काम करें, ताकि कहीं ना कहीं एक सबक भी जो है राजेंद्र भंडारी को मिल सके कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देके भाजपा का दामन थामा था। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर हमें जानकारी देने के लिए आलोक। और उधर लोकसभा चुनाव के नतीजे आए काफी दिनों का समय हो गया है, बावजूद उसके प्रदेश कांग्रेस ने अभी तक किसी भी तरह का मंथन शुरू नहीं किया है कि आखिर कमी कहां रह गई, जहां से वो प्रदेश की 5 लोकसभा सीट हार गए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि अब जल्द ही प्रदेश में पर्यवेक्षक आने वाले हैं, जो देखेंगे कि आखिर कहां पर कमी रह गई, जिससे प्रदेश की 5 सीटें गंवानी पड़ी। और उधर देहरादून के डोभाल चौक में हुए हत्याकांड के बाद अब पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही धामी सरकार ने भी सीधे तौर पर किसी को भी ना छोड़ने की बात कही है। वहीं जब इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली से पूछा गया, साथ ही उनसे ये भी पूछा गया कि जिस तरह से विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है राजनीति करना। विपक्ष कोशिश करता है कि किसी भी तरह से सरकार को घेरा जाए, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार ने कार्य किया है, ऐसे में सरकार की भी तारीफ होनी चाहिए। तो देहरादून के डोभाल चौक पर हुए हत्याकांड के बाद लगातार विपक्ष प्रदेश सरकार के ऊपर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जब लोग राजधानी देहरादून में ही सुरक्षित नहीं हैं, तो अन्य जगह की स्थिति क्या कुछ होगी। साथ ही लगातार
उस युवक के लिए भी विपक्ष इंसाफ मांग रहा है जिस युवक की इस गोलीकांड में हत्या की गई थी। वहीं बीजेपी विपक्ष को इस मामले में अब राजनीति न करने की नसीहत दे रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में लगातार कदम उठा रही है, ऐसे में विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो बीते रविवार को रायपुर के डोभाल चौक पर सरेआम एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले के बाद शहर में भय का माहौल है। यहां तक कि लोग इस मामले को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य भी कर रहे हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के अनुसार देहरादून के निवासियों को इस प्रकार की घटना से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपराधों की रोकथाम के लिए दून पुलिस हमेशा मुस्तैदी के साथ कार्य करती रही है। तो एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने इस घटना के बाद लोगों को आश्वासन दिया है कि उन्हें घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दून पुलिस पूरी तरीके से अब मुस्तैद है। और जब रखवाले ही चोर बन जाएं तो फिर संस्थाओं का क्या होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। रुद्रपुर में गुरु नानक शिक्षा समिति में भी यही खेल हुआ है। समिति मैनेजर गुरमीत सिंह और अध्यक्ष दिलराज पर 32 लाख के गबन का आरोप लगा है। दोनों आरोपी पुलिस के नोटिस के बाद अपना बयान दर्ज नहीं करा रहे हैं, जिससे उनके ऊपर कोषाध्यक्ष अमनदीप सिंह की तरफ से लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। मामले की जांच कर रहे एएसपी निहारिका तोमर की माने तो दोनों आरोपी 2 बार नोटिस के बाद भी अपना बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचे। अगर दोनों ने अपना बयान दर्ज नहीं कराया तो आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर पौड़ी जिले में मरीजों के लिए सिर्फ रेफर सेंटर बन चुके हैं। जिला अस्पताल पौड़ी को अब सरकार फिर से सरकारी हाथों में लेने जा रही है। बीते 5 साल में अस्पताल पीपीपी मोड पर महंत इंद्रेश अस्पताल ने संचालित किया, लेकिन अपने खराब रिकॉर्ड के चलते अस्पताल को पीपीपी मोड से स्वास्थ्य मंत्री हटाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जनता से उन्हें बार बार पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पताल की अव्यवस्थाओं की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं। जनता हर बार अस्पताल को इस मोड से हटाकर फिर से अस्पताल को सरकारी हाथों में लेने के लिए आग्रह कर रही थी, जिस पर वो जनता के हित में ही जल्द अपना फैसला लेने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जनता के हित में वो जल्द ही अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने के संबंध में अपना निर्णय जल्द देंगे, जिसके बाद एक बार फिर पूर्व की तरह अस्पताल में सरकारी डॉक्टर और सरकारी स्टाफ अपनी सेवाएं अस्पताल में देंगे। वहीं धन सिंह रावत ने बताया कि जिस वक्त अस्पताल को इस मोड़ पर किया गया था उस वक्त सरकारी डॉक्टर्स की कमी थी, लेकिन अब उनके पास सरप्लस डॉक्टर हैं, इसलिए वो जल्द पीपीपी मोड़ से अस्पताल को हटाने में अपना निर्णय देंगे। और उधर आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार पौड़ी में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाई गई। इस मौके पर जनता दरबार में पेयजल, कूड़ा निस्तारण, सड़क और स्वास्थ्य आदि के मुद्दे छाए रहे। शिकायतकर्ता कमल रावत ने जनता दरबार में शिकायत की और कहा कि पौड़ी का जिला चिकित्सालय पीपीपी मोड़ में संचालित होने के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली से गुजर रहा है। मुख्यालय पौड़ी समेत क्षेत्र में जुड़े कई इलाकों में पेयजल की काफी दिक्कत है। यातायात व्यवस्था पार्किंग के अभाव में पूरी तरीके से चरमराई हुई है। वहीं कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर पालिका की तरफ से बनाया गया डंपिंग जोन लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है।
तो आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार पौड़ी में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाई गई। इसके साथ ही इस जनता दरबार में लोगों ने भी अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। इस जनता दरबार में पेयजल, कूड़ा निस्तारण, सड़क और स्वास्थ्य के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।